वेलकम टू अदर्स एजुकेशन पॉइंट। आज हम सेकंड चैप्टर लेने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी का, जिसका नाम है बेसिक लॉज। तो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है बेसिक लॉज। बेसिक लॉज, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। फर्स्ट टॉपिक नेम इज ओम्स लॉ। ओम्स ओम्स लॉ क्या कहता है आपका? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, फिजिकल स्टेट सेंस उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर अगर चेंज ना हो, तो अप्लाइड वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल रहता है। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर में मतलब यहां से सप्लाई देंगे, वेरिएबल सप्लाई मान लीजिए वी है, और ये इसके थ्रू जो करंट है वो आई है। तो ओम्स लॉ कहता है इफ द फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज देन applied voltage is proportional to flow of the current through the conductor. Ohm's law states that Ohm's law states that applied voltage is proportional to flow current through the conductor. ब्रैकेट में लिखेंगे if physical state does not change, if physical state not change, ठीक है। फिजिकल स्टेट मीन्स टेम्परेचर, etc. So according to this, voltage is proportional to current. इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए आपका एक कांस्टेंट आता है, जिसे हम लोग बोलेंगे आर वी इक्वल टू आई आर। तो ये आपका ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है, वी इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज अ कांस्टेंट, और ये क्या होता है, स्लोप भी होते हैं, ठीक है। और दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर आप ग्राफ की बात करेंगे, ये वोल्टेज है,
और ये करंट है एज यू नो बी प्रोपोर्शनल आई ग्राफ आएगा। ये बिल्कुल आपका सीधा आता है। दिस इज वी प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। अब जो सिंबल होगा रेजिस्टेंस का, उसका आप कैसे दिखाओगे? सिंबल ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है और इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में। अब हम रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट फ्लो को अपोज करता है। इस अपोजिशन प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस कहते हैं। सो व्हेन करंट फ्लोज इन द कंडक्टर, the property of the conductor which opposes the flow of current is known as resistance. When current flow through the conductor it opposes the flow of current. This opposition is called resistance. This opposition is called resistance. ठीक है, अब एक कंडक्टर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, उसका हमें रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है। जिस मटेरियल का ये बना है उसकी रेजिस्टिविटी रो है। तब आप रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। रो इज resistivity, a cross section area, L length of wire, length of wire। ठीक है, इसका मतलब रहेगा आपका ओम।
रजिस्टिविटी का मात्रक क्या आएगा? अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसका मात्रक आएगा ओम मीटर। एरिया का आता है मीटर स्क्वायर और इसका आएगा आपका मीटर। ठीक है, तो अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इस फॉर्मूले से आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर आप नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस इसको बोलेंगे जी, जी जो होता है वो आपका रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाते हैं। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट रहेगा या तो वो ओम इनवर्स होगा या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? साइमन बोलते हैं, साइमन। दूसरा है आपका इसमें कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिग्मा। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। रो का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसे कहते हैं सिग्मा। इसका यूनिट क्या आएगा? साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर इसका यूनिट आएगा। तो जी मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ resistance is called conductance। और यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is called conductivity। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स करंट लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ current, in short this is known as KCL। in short this is known as KCL। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहते हैं? मान लीजिए ये कोई नोड है, ठीक है, इस नोड पर कई सारी ब्रांच मिल गई है। मान लीजिए एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच। मान लीजिए इधर से I1 करंट आया, इधर से I2 करंट आया, इधर से I3 करंट चला गया, इधर से I4 करंट चला गया। तो KCL क्या कहता है कि जितना करंट आपका, मैं आपको नोड भी बताऊंगा नोड क्या होता है, अभी आप एक मिनट के लिए थोड़ी दीजिए। नोड होता है आपका जहाँ पे कई सारी ब्रांच आके मिल जाए, उसे नोड कहते हैं।
अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। तो इस नोड में जितना करंट इन होगा उतना ही करंट यहाँ से आउट होना चाहिए। तो आई इन बराबर आई आउट, ये आपका किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। सो इसके अनुसार क्या होगा, I1 और I2 क्या हो रहे हैं, इसमें इन हो रहे हैं नोड में। ये किसके बराबर होगा, I3 प्लस I4 के बराबर होगा। So according to Kirchhoff's law, incoming current in a node KCL states that incoming current in a node is equal to outgoing current from the node। नोड पर जितना करंट आएगा उतना ही वहां से जाएगा। और हमें पता है करंट क्या है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का रूप होता है। तो जितना चार्ज नोड पर आएगा उतना ही चार्ज नोड से जाएगा। दैट मीन्स केसीएल बेस्ड ऑन लॉ एंड लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ये बात हम लोग नोट करके यहाँ पे लिखेंगे। KCL based on charge conservation, charge conservation। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। According to Kirchhoff's voltage law, the algebraic sum of all voltages around a closed path, पहले इसको लिख लीजिए फिर समझते हैं। KVL states that KVL states that the algebraic sum of the algebraic sum of all voltages around a closed path around a closed path, और इसे लूप भी कहते हैं, और लूप इज जीरो, इज जीरो। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली summation of voltages is equals to zero। summation of voltages is equals to zero। ठीक है, सर्किट में चलते हैं।
एक बात और नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए पहले, उसके बाद सर्किट में जाके इसको समझेंगे कि जो आपका केवीएल होता है, ये किरचॉफ वोल्टेज जो होता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करते हैं। तो केवीएल बेस्ड ऑन, ये कई बार ऑप्शन में कहीं ना कहीं आ जाता है किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग और पढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन और केवीएल। साइन कन्वेंशन और केवीएल। साइन कन्वेंशन क्या रहता है? पहला वोल्टेज सोर्स, अगर आप वोल्टेज सोर्स की बात करें, ये मान लीजिए आपका बैटरी या कोई वोल्टेज सोर्स है, इसका वोल्टेज कितना है, V है, ठीक है। आप सर्किट में ऐसे मूव कर रहे हैं, ये आपका मूवमेंट है, आप ऐसे मूव कर रहे हैं, तो जिस टर्मिनल से आप बाहर निकलेंगे, ये प्लस का टर्मिनल होता है और ये माइनस का होता है, जिससे आप बाहर आएंगे, केवीएल लिखते समय आपको वो लिखना है। तो केवीएल में क्या लिखोगे आप इसको, प्लस V आप लिखोगे। अगर इसी सर्किट में बैटरी आपकी इस तरीके से लगी होती, 20 वोल्ट की, और आपका जो मोमेंट था सर्किट में वो इस तरीके से होता, प्लस यहाँ माइनस में, तो किससे बाहर आ रहे हैं आप, माइनस वाले से बाहर आ रहे हैं, तो केवीएल लिखते समय इसको क्या लिखोगे, -V लिखोगे, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए क्या चलेगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, ये आपका R है, मान लीजिए इसमें करंट ऐसे जा रहा है, अगर आप करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, तो इसका जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस का, VR, इसका आप नेगेटिव -IR करके लिखोगे, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है करंट के तो नेगेटिव लगा के आप इसको लिखोगे। इसके अलावा यदि रेजिस्टेंस R है, करंट I ऐसे जा रहे हैं, और जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तब आप इसे कैसे लिखोगे, VR इक्वल टू प्लस का I इंटू R। तो ये जो चीज है आपको, जो मैंने ये प्लस V -V प्लस का I इंटू R माइनस का I इंटू R, ये जो बताया है ये आपको याद रखना है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट करके एक बात और याद रखनी है, मान लीजिए करंट सोर्स आ जाता है, मान लीजिए करंट सोर्स आ जाता है कहीं रास्ते में केवीएल लगाते हुए क्लोज लूप में आई, तो आप इसमें केवीएल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज जब तक नहीं पता होगा, आपको नहीं पता है इस करंट सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, अगर आप नहीं जानते तब इसमें केवीएल नहीं लगाएंगे। जब तक ये वोल्टेज हमें पता नहीं होगा तब तक करंट सोर्स के थ्रू केवीएल आप नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ वोल्टेज across current source across current source is unknown, if then
वी कैन नॉट अप्लाई केवीएल, वी कैन नॉट अप्लाई केवीएल, क्योंकि केवीएल तो वोल्टेज मांगता है ना, रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज सोर्स का भी वोल्टेज चाहिए, करंट सोर्स का भी वोल्टेज चाहिए। अगर ये वोल्टेज हमें नहीं पता है तो आप यहाँ पर केवीएल नहीं लगा सकते जब तक ये वोल्टेज सोर्स वोल्टेज हमें पता नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं पूरी चीज को। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं इसी चीज का। एक सर्किट यहाँ बना लेते हैं। V1 वोल्टेज, ये आपका रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस V3 है, ये R1 और ये R2 रेजिस्टेंस है। सर्किट में जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है आई, ठीक है। चलिए इसमें हमें केवीएल लगाना है। बंद क्लोज, क्लोज पाथ का मतलब होता है, मान लीजिए आप इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, ये कैपिटल ए है, फिर इधर आए कैपिटल बी, ये सी, डी, वापस आपको ये तक जाना है। अगर आपका पाथ क्लोज हो जाता है दैट इज नोन एज लूप, ठीक है। तो इसमें केवीएल लगाना है हमें, केवीएल। चलिए देखिए करंट भी आपका ऐसे जा रहा है और हमारा मूवमेंट भी मान लीजिए ऐसे ही है, ए से बी, सी, डी, ए, आपका मूवमेंट है ये वाला, सेम टू सेम है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, माइनस का IR1 रेजिस्टेंस का वोल्टेज, उसके बाद ये वोल्टेज सोर्स आया कहाँ से निकले, माइनस से निकले, माइनस का V3, उसके बाद आप V4 पर आए कहाँ से निकले, प्लस से निकले, प्लस का V4, उसके बाद ये रेजिस्टेंस आया, करंट और मोमेंट सेम है तो माइनस का I इंटू R2। अब आप V1 के पास आए, प्लस से बाहर निकले, प्लस का V1, वापस पहुंच गए A पर, बराबर 0, ठीक है। तो ये हमने इस सर्किट में क्या लगाया, केवीएल लगाया। केवीएल और केसीएल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है अगला टॉपिक है आपका नोड्स, पाथ, लूप, मैश एंड ब्रांच। ठीक है, एंड ब्रांच, इन सारी चीजों को, ये बेसिक बेसिक टर्म है, इनको थोड़ा समझ लेते हैं वन बाय वन। तो पहले हम लोग समझते हैं नोड, एनओडी नोड। नोड से आप देखिए सर्किट में जो कनेक्शन पॉइंट होता है जहां पर कई सारी ब्रांच मिलेगी, मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, फिर इसी पॉइंट पर मैंने क्या लगा दिया, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, फिर इसी पॉइंट पर मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये जो वन पॉइंट है, ये क्या आपका नोड है। नोड का मतलब होता है कनेक्शन पॉइंट, इस रेजिस्टेंस का कनेक्शन, वोल्टेज सोर्स का कनेक्शन, R2 का कनेक्शन ऊपर भी है और नीचे भी है। तो 1 और 2 क्या है, ये आपके नोड है।
ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी बात हम यहाँ पे समझते हैं ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच वो होता है अगर, जैसे ये आपका सर्किट में यहां से मैं आता हूं, ये वोल्टेज सोर्स लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, और यहाँ पे गया फिर रेजिस्टेंस लगाया, वी R1 R2, ठीक है। तो R1 क्या, ब्रांच का मतलब होता है कि जिसमें करंट एक जैसा हो, वो पूरा सर्किट क्या कहलाता है? ब्रांच कहलाता है। जैसे आर, अगर मान लीजिए यहाँ से आई करंट निकला, इधर आपका I2 करंट चला गया, इधर आपका I3 करंट चला गया इस पॉइंट के बाद, तो I1 करंट कहां से कहां तक है? वोल्टेज सोर्स में, और R1 में करंट की वैल्यू सेम है, तो ब्रांच हमारी कौन सी है? मैं नाम देता हूं ए, बी, सी, डी, एफ। तो ए से लगा के बी सी तक, ए बी सी क्या है? आपकी एक ब्रांच है पूरी, ए बी सी क्या है? एक ब्रांच है। वैसे ही सी डी भी क्या है? पूरे में करंट एक जैसा है, सी डी भी क्या है? आपकी ब्रांच है। ब्रांच में करंट एक ही जैसा होता है पूरे में। सी क्या है आपका? ये भी एक ब्रांच है, ठीक है। और सी, सिंगल पॉइंट सी क्या है? यहाँ पर देखो, R1 भी मिल रहा है, R2 भी मिल रहा है, R3 मिल रहा है, तो सी क्या है? ये आपका नोड भी है, तो सी बिंदु सी क्या है? ये आपका नोड का काम भी कर रहा है। वैसे ही ये नीचे ये पॉइंट एक ही है, ए डी ई पूरा एक ही पॉइंट है, ये भी क्या बना रहे हैं? कनेक्शन यहाँ पर है, ये भी नोड है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पाथ। चौथे नंबर पे आता है आपका पाथ, थर्ड नंबर पे पाथ। पाथ का मतलब होता है जहां से करंट चल सके। जैसे हमें बी से सी तक जाना है, ये भी पाथ है। बी से सी पर गए, फिर सी से एफ पर गए, एफ से ई पर गए, ये भी एक पाथ है। तो जहां जहां करंट चल सकता है, जहां जहां करंट का रास्ता हो सकता है, वो सारा का सारा क्या होता है? आपका पाथ होता है, ठीक है। द वे ऑफ करंट इज नोन एज पाथ। तो बी सी भी क्या है? आपका पाथ है। बी सी डी ऐसे जा रहे हो, बी से सी पर गए, फिर डी पर गए, ये भी क्या है? आपका पाथ। पाथ मीन्स द वे ऑफ करंट, जहां जहां करंट जाएगा वो आपका पूरा पाथ होगा। फोर्थ आता है लूप। लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ। लूप मीन्स क्लोज पाथ, क्लोज पाथ। जैसे बी से सी पर गए, सी से डी पर गए, डी से ए पर गए, ए से बी पर गए, पूरा क्लोज हुआ ना। अगर पाथ आपने जहां से चले वहीं पर ही वापस आ गए, उसको बोलते हैं लूप। जैसे बी से आप सी पर गए, उसके बाद आप डी पर गए, फिर ए पर गए, फिर वापस बी पर आ जाते हो, ये आपका क्या बनता है? एक लूप बन जाता है। दूसरा आप समझ सकते हो, मान लो आप बी से सी पर गए, सी से आप एफ पर गए, एफ से आप ई, फिर डी, फिर ए, उसके बाद वापस आप बी पर चले आए, ये भी आपका एक लूप बन जाए। तो लूप मीन्स क्लोज पाथ, ठीक है। लूप मीन्स क्लोज पाथ। फिफ्थ नंबर पे आता है आपका मैश। मैश को यहाँ समझ लेते हैं। मैश, मैश का मतलब भी क्लोज पाथ होता है, लेकिन सिंगल क्लोज पाथ, मतलब उस क्लोज के अंदर, उस क्लोज सर्किट के अंदर कोई दूसरा क्लोज सर्किट ना हो, उसे कहते हैं मैश। एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ।
देखिए ये आपका क्लोज सर्किट है, अंदर वाला, ये भी आपका क्लोज सर्किट है, और ये पूरा भी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा भी क्या है, क्लोज सर्किट है। तो इस इन तीनों क्लोज सर्किट में, इन तीनों क्लोज सर्किट में जो अंदर वाला क्लोज सर्किट है, जैसे ये वाला अंदर वाला क्लोज सर्किट हुआ, ये अंदर वाला क्लोज सर्किट हुआ, इन्हें बोलेंगे मैश। मैश का मतलब होता है वो क्लोज सर्किट जिसके अंदर कोई दूसरा क्लोज सर्किट ना हो। ठीक है, तो ये है आपका मैश। और लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब खाली क्लोज सर्किट होता है, उसके अंदर चाहे क्लोज सर्किट हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लूप भी कह सकते हैं, क्योंकि लूप का मतलब होता है खाली क्लोज सर्किट, इसको भी आप लूप कह सकते हैं। वैसे ही जो ये बड़े वाला रेक्टेंगल मैंने बनाया, ये भी क्या है आपका, ये लूप होगा, मैश नहीं होगा। मैश का मतलब होता है अंदर क्लोज सर्किट ना हो, इसके अंदर ये दोनों क्लोज सर्किट है। ठीक है, तो बाहर वाला केवल लूप है, अंदर वाले दोनों मैश है, उनको लूप भी बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये सारी बातें हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, वहां पे और अच्छे से आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टेंस। ये पावर एब्जॉर्ब आप निकाल लीजिए खाली, पावर, पावर पावर का मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज नोन एज पावर। मैथमेटिकली P बराबर W अपॉन T। मैथमेटिकली द रेट ऑफ टू डू द वर्क इज नोन एज पावर। द रेट ऑफ doing the work is known as power. The rate of doing work is known as power. इसका जो यूनिट आता है वो होता है वॉट। लेकिन यहाँ पर हम लोग वोल्टेज और करंट की टर्म में जो पावर है वो कैसे लिखते हैं? P बराबर V इंटू आई। मैं इसका प्रूफ अभी नहीं दे रहा हूँ, बस खाली आप याद करना, P बराबर V इंटू आई, जहां V पर क्या है? वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, या पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या है आपका? करंट है। तो P बराबर V इंटू आई हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर होता है। अब आप ओम्स लॉ से देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो पावर P, अगर V की जगह ये पुट करेंगे क्या बनेगा? आई स्क्वायर आर। तो एक पावर का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ आ गया, आई स्क्वायर आर। थर्ड, V इक्वल टू आई आर है। अब आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए? आई इक्वल टू वी अपॉन आर। इक्वेशन 1 में इसको पुट कीजिए, तो यहाँ से जो P निकल के आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास में क्या है? पावर के 3 फॉर्मूले हैं। वी हैव 3 फॉर्मूलाज ऑफ द पावर। पहला P इक्वल टू वी इंटू आई। थर्ड, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सॉरी सेकेंड और थर्ड वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों फॉर्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों को हमें याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं।
वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन ये वोल्टेज है, ये R2। मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज V1 है, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ का वोल्टेज V2 है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है आपका, अगर आपको V1 वोल्टेज निकालना है डायरेक्टली आप कैसे निकालोगे, V R1 अपॉन R1 प्लस R2। V2 अगर निकालना है तो V R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आपका वोल्टेज निकालने के लिए होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या होता है, करंट डिवीजन रूल भी होता है। तो नेक्स्ट इज करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल R2 R1 I1 I2। करंट डिवीजन रूल में क्या होता है, अगर आपको I1 करंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, I R2 अपॉन R1 प्लस R2। I2 करंट आपको निकालना है, दिस इज I R1 अपॉन R1 प्लस। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट करंट डिवीजन रूल में कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोनों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है, करंट सोर्स से अगर हमें वोल्टेज सोर्स बनाना है या वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वो चीज हम लोग देखेंगे। एक बात पहले ही नोट करके लिख लीजिए कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नॉट एप्लीकेबल फॉर आइडियल sources, it is not applicable for, it is not applicable for ideal sources, ideal sources। ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकल सोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, इट इज ओनली वैलिड फॉर प्रैक्टिकल सोर्सेज।
ठीक है। चलिए अब ये प्रैक्टिकल सोर्स इसको कैसे देखेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके सीरीज में हम लोग एक रेजिस्टेंस दिखाएंगे, ये आपका ई है और ये आर है, सोर्स रेजिस्टेंस आर एस, और ये आपका वी टी टर्मिनल वोल्टेज है। ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज वी टी विद आई टी। मान लीजिए इसमें जो करंट है टर्मिनल भी जो आ रहा है वो आई टी करंट है। तो जब करंट जीरो है तो पूरा वोल्टेज आपको मिलेगा ई, उसके बाद धीरे 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 ये ऐसे कम होता चला जाएगा। तो ये ग्राफ किसका होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ये ग्राफ होता है। ये ड्रॉप किसके वजह से है, अगर ये रेजिस्टेंस ना होता, आइडियल होता, तो आपका जो ग्राफ होता वो डॉटेड लाइन की तरह आता। दिस इज फॉर आइडियल और दिस इज फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स को भी देख लीजिए सर के साथ। प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स आपका, उसके पैरेलल में हम लोग क्या दिखाते हैं, रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक है। ये आर एस हुआ, ये आपका टर्मिनल करंट आई टी, टर्मिनल वोल्टेज वी टी, ठीक है। ये आपका आई टी है मान लीजिए, और ये आपका वी टर्मिनल वोल्टेज है। जब वोल्टेज जीरो है उस समय यहाँ पे आपको आई पूरा मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसको रेजिस्टेंस के कारण ये कम होता चला जाएगा। अगर ये आइडियल होता तो आपको हर टाइम पर सेम करंट मिलता। तो ये आपका आइडियल करंट सोर्स के लिए है, और ये दूसरा डार्क वाला ये प्रैक्टिकल के लिए है, दिस इज फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। तो आइडियल का तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल वाले के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे समझते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मान लीजिए ये आपका वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस वी, इसके सीरीज में आप रेजिस्टेंस लगाएंगे, आर एस। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो करंट सोर्स कैसे बनाते हैं, करंट आई पैरेलल में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमें इधर से इधर जाना है, वोल्टेज से करंट सोर्स में जाना है। तो ये करंट आप कैसे लिखोगे, आई इक्वल टू वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस कितना है, इस तरीके से आप ये करंट निकालोगे। जबकि ये वाला रेजिस्टेंस आपका सेम रहता है, ये वाला आपका सेम रहेगा, आर एस इक्वल टू
आर एस, इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो ये था वोल्टेज टू करंट ट्रांसफॉर्मेशन। वोल्टेज टू करंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें करंट टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए R2 है, इसको R1 और यहाँ पे करंट से वोल्टेज सोर्स बनाना है। आप कैसे बनाएंगे? जो ये वोल्टेज सोर्स V आएगा बराबर I इंटू R1, ठीक है। और ये R1 है, R2 जो है ये R1 के बराबर है, उतनी ही वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा। केवल वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल पोजीशन चेंज होगी। तो ये था आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसको कंप्लीट भी करेंगे, और उसके बाद हम लोग इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।